के बाद हाउ ए कंट्री कंडक्ट इट्स रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। कैसे एक कंट्री जो है कंडक्ट करता है रिलेशनशिप अदर कंट्री के साथ, इसी को बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, उस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी वही होता है। वी आर लिविंग इन सच अ इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। देखिए, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। नो कंट्री कैन अफोर्ड live in a isolation and no development is possible without exchange of goods and technology। जब तक कोई देश एक दूसरे से लिंक नहीं बनाएगा, डेवलपमेंट नहीं होने वाला। आइसोलेशन का मतलब है कि अपने आप को अलग करके, पूरे देश दुनिया से अलग करके आप जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बताया गया है कि फॉरेन पॉलिसी जितनी तगड़ी हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फ्रेंडली रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आसपास के पड़ोस से भी फ्रेंडली रिलेशन जरूरी है, वैसे ही। तो इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट्स डिसीजंस कंसर्निंग द स्टेट मैटर आर कॉल्ड पॉलिसीज। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे गवर्नमेंट होता है डिसीजंस, वो स्टेट मैटर को लेकर के, मैंने स्टेट्स के मैटर को लेकर पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इफ़ द पॉलिसीज रिलेटेड टू द मैटर प्रॉब्लम इन साइड द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक पॉलिसी। और वही पॉलिसी अगर हम वर्ल्ड के लिए, मतलब अदर कंट्री के लिए बनाते, फॉरेन के लिए बनाते, तो फॉरेन पॉलिसी होता है। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज व्हेन अ गवर्नमेंट डिसाइडेड इट्स पॉलिसी रिलेटेड टू द अदर कंट्री। फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अदर कंट्री के साथ रिलेशन कैसा रखना है। अ कंट्री नीड टू हैव इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट। ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमिक भी हो और बचाव वाला रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था फॉरेन पॉलिसी का? सबसे पहला क्या? द सेफ गार्ड द इकोनॉमिक एंड अदर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि एक सेफ्टी रखना है इकोनॉमी के तौर पर भी और नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर भी। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, हमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, समृद्धि बनी रहनी चाहिए। और प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को, एक साथ मिलजुल के रहना है, पूरा सिक्योरिटी रखना और शांति बनाए रखना। प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ की जो फॉरेन पॉलिसी, उसका प्रिंसिपल क्या है? तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आर वेल नोन। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग रहते हैं। द पैरामीटर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वर सेट बाई जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी सेट की थी पूरी। ही not only safeguarded our nation's interests but also contributed much toward the maintaining the international peace and security। उन्होंने सेफ्टी दी थी और शांति और सिक्योरिटी प्रदान करने का काम किया था। Here are the principles of India's policy। सबसे पहला, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, USA एंड फॉर्मर USSR, present Russia, two superpower tried to win over as many of small independent nations as possible। ये सुपर पावर बन चुके थे और ये दोनों कंट्री USA और USSR यानी जो रशिया है, ये सुपर पावर बन जाने की वजह से दो अलग अलग कंट्री हो चुके थे। इट इज़ नोन एज कोल्ड वार बिटवीन दीज टू सुपर पावर्स। इनके बीच में कोल्ड वार भी चलता रहता है। इंडिया डिसाइडेड टू कमिट to any big power in such a situation। Jawaharlal Nehru put forth his concept of non-alignment। मतलब वो किसी के साथ नहीं जाएंगे भाई, हमको शांति चाहिए। of non-alignment for the common aspiration of newly liberated countries of Asia Africa, March 1957। तो हमको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने साइन कर दिया कि ना हमको उनसे मतलब, ना हमको सबको साथ लेकर के चलना है। द कॉमन इंस्पिरेशन ऑफ द न्यूली लिबरेटेड कंट्री ऑफ द एशियन अफ्रीका इन मार्च 1957। इन हिज एफर्ट ही वाज सपोर्टेड बाय मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, डॉक्टर सुकर्नो, GA नसीर, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ये सभी के साथ मिल के रहते हैं। अप्रैल 1955 अ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया। एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है इंडोनेशिया में। दिस बिकेम अ फोरम
फॉर बर्थ ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट रखा जाता है, इसको नाम कहते हैं, इसके साथ जुड़ करके रहते हैं। फर्स्ट नाम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। सबसे पहला यूगोस्लाविया में रखा जाता है 1961 में। 25 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में 25 कंट्रीज मिलती हैं एक साथ। एट सेकेंड समिट एट कैरो इन 1964 इट्स मेंबरशिप रोज टू 47। इसका धीरे धीरे मेंबरशिप 25 से 47 हो गया। एंड एट द प्रेजेंट 120 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इट्स मेंबर। सोच सकते हैं। इट्स 7th समिट वाज हेल्ड इन दिल्ली 1983, जिस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इट पावर एंड गेव ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि लड़ाकू टाइप का था, वो भी इस पावर को समझता है और इम्पोर्टेंस देता है। नाम NAM हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बैलेंसिंग द वर्ल्ड पावर। ये पूरा बैलेंस करता है वर्ल्ड पावर को। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी में पंचशील। पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल। पंडित जवाहरलाल नेहरू रूल्ड कंट्री फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स। 17 साल तक इन्होंने राज किया था। ही वॉज द चीफ ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये एक आर्किटेक्चर भी थे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। ही रियलिस्टिकली एनुसिएटेड 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस कॉल्ड पंचशील। उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स रखे। दीज 5 प्रिंसिपल लेड टू फाउंडिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दीज आर फर्स्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरिटी। ठीक, मिल के रहना है, जुड़ के रहना है, सबको जोड़ के रखना है। नॉन एग्रेशन, मतलब कोई एग्रेशन नहीं रखना है। म्यूचुअल नॉन इंटरवेंशन इन ईच अदर इंटरनल अफेयर। ठीक है, मतलब किसी के आपसी मामले में क्या दखल देना नहीं देना है। म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वलिटी बनाए रखना है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक साथ शांति से जुड़ करके रहना, कोएग्जिस्ट करना, एक साथ रहना। दीज 5 प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ये 5 प्रिंसिपल्स थे। दीज प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस वर गिवन बाय इंडिया एंड चाइना टू वर्ल्ड। ये जो प्रिंसिपल्स हैं कोएग्जिस्ट करते हैं इंडिया और चाइना में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी रही है शुरू से भारत की। अपोजिशन ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। हमारा जो देश है वो इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म के अपोजिट में है, यानी कि किसी और देश के ऊपर जाके राज करना ऐसा नहीं है, ना ही हमको अपना कोई साम्राज्य बनाना है, कुछ ऐसा नहीं है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म बिकॉज इंडिया हर सेल्फ हैड सफर्ड अ लॉट अंडर द ब्रिटिश। क्योंकि ये इन्होंने आके क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, आपको भी पता है। तो इंडिया टुक द स्टैंड ऑफ एंटी कॉलोनिज्म। इंडिया एंटी कॉलोनिज्म के लिए स्टैंड लेता है, एंटी इंपीरियलिज्म एंड एंटी रेसिज्म भी है इन इट्स फॉरेन पॉलिसी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से ही फॉरेन पॉलिसी रही है कि हमको किसी अदर देश से कोई मतलब नहीं है, हमको किसी और देश पर राज नहीं करना है, हमारा जितना है उतना ही हमको चाहिए, बस इतने में ही हमको सब कुछ सीमित है। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड मटेरियल्स एंड द मोरल सपोर्ट टू दोज countries which are still struggling for their freedom, supported countries like Togoland, Tunisia, Algeria, Ghana, and criticized the French aggression in Cyprus. It also opposed US intervention in Vietnam. It took a firm stand against the racial discrimination that was practiced in South Africa. यानी भारत एक ऐसा देश है जो किसी के इंपीरियलिज्म सिस्टम से, कॉलोनिज्म सिस्टम से एकदम उसके खिलाफ है, एकदम बोलता है। अगर कोई देश स्ट्रगल कर रहा है तो उसके खिलाफ भी वो बोलता है। भारत एक ऐसा देश है। भारत एक ऐसा देश है जो रेसलिज्म, अगर किसी कोई प्रताड़ित कर रहा है, गोलेकारे का अगर भेद हो रहा है तो उसके खिलाफ भारत जाता है। ठीक ना। स्टेप टूवर्ड वर्ल्ड पीस। अब शांति की तरफ आगे कदम रखना। इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री। भारत एक पीस लिविंग कंट्री है। मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ लाइक महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी वर बॉर्न इन इंडिया। ये सभी जन्म लिए थे भारत में। दे टॉट द वर्ल्ड। इन्होंने सिखाया था भारत पूरे विश्व को कि शांति का क्या प्रिंसिपल होता है।
इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड वर्ल्ड पीस एंड रेज हर वॉइस अगेंस्ट द टेररिज्म के खिलाफ बोलना, कॉलोनिज्म के खिलाफ बोलना, ये ज़्यादा हथियार ना रखना, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत ज़्यादा बोलता है भारत। इट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स फुल सपोर्ट टू UN इज सॉल्विंग द क्रिटिसाइज ऑफ कोरिया कॉन्गो। जो भी ये लोग दिक्कत पैदा करते हैं या ऐसे गरीब देश जिसको सपोर्ट, भूखमरी हो या कुछ ऐसा हो, पानी की दिक्कत हो, सब जगह सपोर्ट करने का प्रयास करता है भारत और UN में भी बातों को पहुंचाता है, शांति की बातों को। इंडियाज़ 1000 ऑफ आर्मी पर्सनल हैव बीन सर्विंग इन UN पीस मिशन इन डिफरेंट कंट्रीज़। भारत के हज़ारों आर्मी पर्सनल जो है वो UN के साथ, माने UN मतलब यूनाइटेड नेशन के पीस मिशन में हमेशा साथ देते हैं। इवन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन फेवर ऑफ सॉल्विंग कश्मीर इशू थ्रू द पीसफुल मैनर। भारत एक ऐसा देश है, अपने ही देश का जो कश्मीर है उसके फेवर में, मतलब हमारा कश्मीर है तो उसके फेवर में, मतलब जो दूसरे हमको परेशान भी करते हैं लेकिन हम शांति से उसको करते हैं। चाहे तो लड़ सकते हैं लेकिन नहीं लड़ते हैं। अब उसमें आता है पहला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, समझते हैं इसको। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अपोजिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इट हैड अपोज इट in South Africa between the whites and blacks and favored the policies of Dr. नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने, साउथ अफ्रीका के बहुत चर्चित व्यक्ति थे। गोरे काले का जो वहाँ पर पॉलिसी चलता था, दो भेद होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके खिलाफ थे। इट फेल्ट ग्रेट सेटिस्फैक्शन व्हेन डॉक्टर मंडेला सक्सीड इन हिज मिशन। भारत को सेटिस्फैक्शन मिला जब डॉक्टर मंडेला सक्सेस हुए अपने मिशन में। इंडिया कन्फर्ड हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द भारत रत्न। भारत ने उनको भारत रत्न का अवार्ड भी देने का प्रयास किया। डॉक्टर नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड भारत रत्न फॉर हिज सक्सेसफुल मिशन टू रूट आउट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिसआर्मामेंट। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डिसआर्मामेंट एंड फेवर टोटल डिसआर्मामेंट। वो चाहता ही नहीं है कि हथियारबाजी हो, परमाणु हो, ये सब चीज़ों को हो। वो फ्री रहना चाहता है इस सब चीज़ों से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, शांति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। इंडिया हैज़ टेकन लार्जेस्ट इनिशिएटिव। भारत ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का, एंड हैज़ वेहमेंटली अपोज न्यूक्लियर आर्म रेस। वो पीछे रहा है हमेशा इस मामले में। देखिएगा, बहुत कम न्यूक्लियर बम है हमारे पास, लेकिन आज के डेट में है। इट इनकरेजेस वॉर एंड मिलिट्रिज्म। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखेंगे तो डेफिनेटली, जैसे आप मान लीजिए एक बंदूक रखे हैं, डेफिनेटली आपका हाथ में खुजली होता रहेगा, भैया हम चला दें, ऐनो कर दें। तो आपके पास न्यूक्लियर पावर ज़्यादा हो तो परेशान नहीं, अरे किसी के ऊपर गिरा दे, अरे चलो उससे लड़ाई, एकदम आँख दिखाना शुरू, ये सब चीज़ें होती हैं। हथियार अगर आपके पास होता है तो ये इनकरेज करता है क्या, तो वार और मिलिट्रिज्म को। और वर्ल्ड पीस इज़ डेंजर ड्यू टू द न्यूक्लियर वेपन। अगर न्यूक्लियर वेपन है स्टॉक में आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत बड़े पावरफुल हो जाएंगे और पूरा वर्ल्ड डेंजर में होगा। द रेस फॉर आर्मामेंट कॉजेज इकोनॉमिक डिप्रेशन। और अगर आर्मामेंट रखते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, द वर्ल्ड पीस इन द डेंजर ड्यू टू द न्यूक्लियर वेपन स्टॉक विद द बिग पावर्स। द रेस ऑफ द आर्मामेंट कॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन। इंडिया has not assigned the nuclear non-proliferation treaty NPT and comprehensive test ban treaty due to the discriminatory nature। देखिए, न्यूक्लियर पावर होने का मतलब ये है ना कि आप बहुत बड़े पावरफुल हो जाएंगे। हालांकि भारत में बाद में लिया, लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया कि हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, The big power are making pressure that India should sign and not use nuclear weapon at time for any kind of war। बिग पावर जो है वो प्रेशर बनाते थे भारत पे कि वो साइन करना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन को वो समय दर समय यूज़ नहीं करेंगे। दाउ इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन। भारत ने मना कर दिया साइन करने को, बट इट डिक्लेयर दैट, लेकिन भारत ने ये डिक्लेयर भी कर दिया क्या, कि इट वुड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट ड्यूरिंग वॉर। लेकिन भारत ने यह भी कहा, वादा किया, प्रॉमिस किया कि भारत सबसे पहले जो है वो वेपन को यूज़ नहीं करेगा।
रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स, भारत रिस्पेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स का. इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. दीज ह्यूमन राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत में भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वी हैव अपॉइंटेड अ ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत ने एक ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया हुआ है. फेथ इन यूनाइटेड नेशन, हम वफादारी रखते हैं यूनाइटेड नेशन के साथ. इंडिया हैज़ ऑलवेज एक्सप्रेस फुल फेथ इन द यूएन्स ideals. As a founder member of UN, India has consistently been supporting the UN to maintain peace in the world. फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ यूएन जो है वो सपोर्टिंग भी है यूएन का, ताकि मेंटेन रहे वर्ल्ड पीस. क्योंकि यूएन की एक क्वालिटी है ना कि यूएन ट्राई तो पूरा करता है कि किसी तरीके से शांति बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पाता, जैसे अभी लड़ाई चल रही है. रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, इन द प्रेजेंट यूनिपोलर वर्ल्ड द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले. अगर प्रेजेंट यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें तो एक स्पेशल रोल अदा करता है धर्म को लेकर के, जात को लेकर के. भारत एक इलाके को लेकर के हम सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों की. इन 1985 in Dhaka, Bangladesh, a body named South Asian Association Regional Cooperation, ये सार्क जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में आता है ऑर्डर टू मेंटेन द रीजनल कोऑपरेशन अमॉन्ग द साउथ एशियन कंट्रीज़. इसमें हम क्या करते हैं, कोऑपरेशन के लिए एक संगठन बनाते हैं देशों का. इट वाज फर्स्ट मूटेड बाय ज़ियाउर रहमान, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, 1977. ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ज़ियाउर रहमान के जरिए, जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के. इट्स मेंबर आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स. ये सभी मेंबर रहते हैं. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑल फील्ड्स. इसका मेन उद्देश्य क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन सारे फील्ड में. ठीक है, इतना रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा. हैव अ गुड डे.